Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. So मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंप्लीट करके और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टार्ट कर दिया था. इज इट? Yes, sir. ठीक है. सो देखिए हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं. मैं एक बार आपको रिवाइज जरूर करवा दूं पिछला वाला. सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा. आयोनाइजेशन एंथैल्पी के हम लोगों ने सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए थे. देयर वर 5 फैक्टर्स जिन पे कलेक्टिवली आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हम लोगों ने डिस्कस करे थे वो थे द शील्डिंग इफेक्ट एंड द पेनिट्रेशन इफेक्ट. मैं ये लास्ट क्लास में ही बता चुका था. पिछली क्लास में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले फैक्टर से करवाया था आपको. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि सम एलिमेंट्स ऑलरेडी हैव अ हाफ फिल्ड और अ कंप्लीटली फिल्ड सबशेल, एंड द एलिमेंट्स व्हिच ऑलरेडी हैव अ हाफ फिल्ड or a completely filled subshells are already stable and it is always difficult to disturb their configuration. अगर किसी एलिमेंट के पास जो वैलेंस शेल है, वैलेंस सबशेल है, उसमें वो कंप्लीटली फिल्ड है या वो हाफ फिल्ड है, तो वो पहले से स्टेबल है और ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन निकालना उसमें से मुश्किल होगा. that would require very high ionization enthalpy. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि पहले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. सही है. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनमें दो फैक्टर्स कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे. जैसे एटॉमिक साइज वाला फैक्टर कहेगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए पेनिट्रेशन इफेक्ट वाले के फैक्टर के अकॉर्डिंग लग रहा है कि ज्यादा होनी चाहिए. तो जब दो फैक्टर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो हम कभी भी एटॉमिक रेडियाई वाले फैक्टर के बेसिस पे आंसर रिपोर्ट नहीं करेंगे. हम हमेशा दूसरे फैक्टर के बेसिस पे आंसर रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई वाला फैक्टर इज अ लीस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर, लीस्ट कंसिडरेबल फैक्टर होता है. ठीक है. तो मैंने आपको ग्रुप ट्रेंड्स और पीरियोडिक ट्रेंड्स बता दिए थे. पीरियोडिक ट्रेंड में हमने ये डिस्कस करा था कि एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली डिक्रीज होता है टिल ग्रुप 70. और क्योंकि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है. बट दिस इज अ जनरल ट्रेंड. जनरली तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, बट इफ यू रिमेंबर हमने सेकेंड पीरियड में दो एक्सेप्शनल केसेस भी डिस्कस करे थे. The very first exception was between beryllium and boron. Beryllium and boron में से we expected कि boron साइज में छोटा है तो expected था कि boron की ionization energy high होनी चाहिए थी. But actually if you remember beryllium की ionization energy high थी. So सबको याद है ना beryllium की ionization energy क्यों high थी? क्योंकि beryllium में the last electron has to be removed from a more penetrating s subshell. उसमें more penetrating s subshell में से इलेक्ट्रॉन निकालना था, जबकि बोरॉन में वो लास्ट इलेक्ट्रॉन p subshell में एंटर कर रहा था. पी सबशेल न्यूक्लियस से दूर होती है, उसका इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाता है. और एक एडिशनल रीजन हमने ये भी देखा था कि बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में से निकालना था और वो एस सबशेल कंप्लीटली फिल्ड थी, तो ऑलरेडी स्टेबल थी. ऑन द अदर एंड बोरॉन अपना पी का इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से निकाल देगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालते वो भी कंप्लीटली फिल्ड एस सबशेल अटेन कर लेगा. सही है. इसी तरह से मैंने दूसरा एक्सेप्शन आपको बताया था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है तो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए. बट इफ यू रिमेंबर नाइट्रोजन की हाई थी. नाइट्रोजन की क्यों हाई थी? कैन एनीबॉडी टेल मी? बताइए. अभिराज आप बताओ, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई क्यों थी? Sir, because it was half filled. हाँ मुझे, लेकिन आपके पेज पलटने की भी आवाज आई है. कॉपी में से देख के क्यों बता रहे हो? अपने आप बताना है. ठीक है. मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन हैव अ स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, उसकी p3 कॉन्फ़िगरेशन थी, और ऑक्सीजन p4 था. अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो वो भी p3 बन जाएगा. सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इन स्पाइट ऑफ इट्स स्मॉलर साइज हैज लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि वो स्टेबल बनना चाहता है. नाइट्रोजन की हाई है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता. और देखिए ये जो मैंने एक्सेप्शंस बताए ना आपको, बेरिलियम बोरॉन के एक्सेप्शन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एक्सेप्शन, ये डाउन द ग्रुप चलेंगे. मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू रिमेंबर दैट पीरियोडिक टेबल ग्रुप वाइज आपको याद करना है, ताकि अगर जो एक्सेप्शन मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बताया है वो उसके नीचे के एलिमेंट्स में आपको याद रहे. सो वो तभी याद रहेगा जब आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद. आफ्टर दैट हम लोगों ने ये दो एक्सेप्शंस डिस्कस करे थे, और उसके बाद we started with the next property, हमारी जो फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी.
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में मैं आपको ये तो बता चुका था कि डेल्टा एच के सबस्क्रिप्ट में ईजी लिख के रिप्रेजेंट करा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, और इसी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। Parinit, can you tell me what was electron gain enthalpy? How can we define it? Parinit, आप बताइए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? यस सर वो एनर्जी रिलीज होती है जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वैलेंस शेल में। ओके, लेकिन उसे सही से बताइए पूरी प्रॉपर डेफिनेशन। मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, जिस तरह से आइसोलेटेड गैसियस एटम में से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसी तरह से जब ऐड करते हैं ना, तब भी आइसोलेटेड गैसियस एटम ही ऐड करते हैं। ठीक है, so it is the energy released when an electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom. अखिला, कैन यू टेल मी कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज क्यों होती है? व्हाई द एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड? सर मैं डेफिनेशन के बाद ही डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास से। मैंने एंड में ज्वाइन किया था फिर वापस, लेकिन तब तक आपने क्लास एंड कर दी थी। So anybody else, can anybody else tell me कि एनर्जी रिलीज क्यों होती है? Yes, दीपांशु? सर क्योंकि वो पहले से स्टेबल होता है और उसको हम ऐड करने के लिए उसको हमें और फोर्स देना पड़ेगा कि वो अपना हमारा एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं बताता हूं। देखो, आपको ये समझना होगा कि एनर्जी किन केसेस में रिलीज होती है, किन केसेस में एब्जॉर्ब होती है। आप सब लोग मुझे बताओ कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है ये नेगेटिव चार्ज। जितना मैं पूछ रहा हूं ना बस उतना ही बताना, ध्यान से धीरे धीरे समझना। आप बताइए, जब हम नेगेटिव को पॉजिटिव के पास लाएंगे, इस नेगेटिव को धीरे धीरे पॉजिटिव के पास लाएंगे, तो हम सिस्टम को स्टेबल बना रहे हैं या अनस्टेबल बना रहे हैं? सर स्टेबल। आप मानते हो ना कि नेगेटिव पॉजिटिव के पास आता है तो स्टेबल बनता है। अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव से दूर ले जाओगे तो अनस्टेबल हो। ठीक है, लेकिन जब आप नेगेटिव को पॉजिटिव के पास लाओगे तो सिस्टम स्टेबल बनेगा। एक बार सब लोग बताओ, क्या आप मानते हो कि नेगेटिव को पॉजिटिव के पास लाने से स्टेबिलिटी अटेन होगी? यस सर। अब स्टेबल चीज, जो चीज स्टेबल होती है वो लोअर एनर्जी पे होती है या हायर एनर्जी पे होती है? बोलो। लोअर एनर्जी। लोअर, क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड होती हैं। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली आप ये मानकर चलो कि ये इलेक्ट्रॉन अभी अनस्टेबल है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज अकेला बैठा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव के पास लाओगे तो इस इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी मिलेगी। भाई किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव के पास स्टेबिलिटी मिलती है। तो अभी तो ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब हायर एनर्जी पे है। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आएगा ना तो ये स्टेबल होता जाएगा, यानी कि लोअर एनर्जी पे जाता जाएगा। और जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड हो जाएगा तो ये काफी लोअर एनर्जी पे पहुंच चुका होगा। तो आप खुद सोचिए, कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब वो एक्सेस एनर्जी रिलीज कर रहा है। समझ रहे हैं? मान लीजिए इसके पास पहले 10 जूल ऑफ एनर्जी थी, लेकिन जब आपने इसमें ऐड कर दिया तो 5 जूल ऑफ एनर्जी रह गई। तो 10 की 5 रह गई तो बाकी की 5 कहां गई? रिलीज हो गई। तो जब भी आप सिस्टम को स्टेबल बनाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और सिस्टम को अनस्टेबल बनाओगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सही है? बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताऊंगा। बताओ, आई मेरी बात समझ में या नहीं? बोलो। यस सर। सर बट आपने कहा कि जो ये सिस्टम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। अरे सर यहाँ पे ये भी तो डिपेंड करता है कि इतने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं और प्रोटॉन्स हैं। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना, ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट में ऐड हो जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये नॉन मेटल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। नॉन मेटल्स साइज में छोटे होते हैं। नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल में ये डिफरेंस होता है। रोहित, सॉरी कैसे पूछा था? हाँ रोहित, नॉन मेटल और मेटल में डिफरेंस होता है कि जो नॉन मेटल होते हैं ना, मेटल, वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उनमें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट देखते हैं।
जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में मिलते हैं, ठीक है। शुरू में आपको एस ब्लॉक मिलेगा, फिर डी ब्लॉक मिलेगा, फिर पी ब्लॉक मिलेगा। जब तक आप पी ब्लॉक में पहुंचते हो ना, साइज छोटा हो चुका होता है, और साइज छोटा होने की वजह से उनका जो न्यूक्लियस है वो वैलेंस शेल के काफी पास हो जाता है, तो उनका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली खींच लेता है। तो जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन को बड़े आराम से खींच लेंगे, सही है। तो मेटल नहीं गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, मेटल तो कभी इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बनता ही नहीं है, मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। ये कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने का होता है, ये नॉन मेटल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और नॉन मेटल हमेशा साइज में छोटे होने की वजह से दे कैन रेडिली एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। उनका न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्टिव पुल डाल सकता है। तो एक बार फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन अकेले में अनस्टेबल होता है, कोई भी नेगेटिव चार्ज अकेले में अनस्टेबल है, लेकिन अगर आप उसे पॉजिटिव के पास लाओगे तो ऑब्वियसली उसे स्टेबिलिटी मिलेगी। तो आप इसे अनस्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहे हो, इसका मतलब आप इसे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ ले जा रहे हो। और जब आप किसी भी चीज को हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ ले जाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। सो दैट्स व्हाई जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। बताइए सब लोगों को ये बात समझ में आ गई? एंड रोहित, आपको भी क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। दिस इज द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एंड इफ यू रिमेंबर, तो हमने इसकी पहली इक्वेशन ऐसे लिखी थी कि लेट दिस बी एनी एलिमेंट इन इट्स गैसियस फॉर्म। अब देखो, मैं m लिख रहा हूं, m का ये जरूर मतलब नहीं है कि ये मेटल ही है, ये कोई भी एलिमेंट है गैसियस फॉर्म, ये नॉन मेटल होगा कोई, ठीक है। तो लेट दिस बी एनी एलिमेंट इन इट्स गैसियस फॉर्म। आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये m नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और डेल्टा H Eg रिलीज होगी। दिस वुड बी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। रिलीज हो रही है मतलब प्रोडक्ट की तरफ दिखाना, या फिर आप इसे ऐसे दिखा सकते हो, डेल्टा H Eg इज इक्वल टू नेगेटिव। या तो आप इक्वेशन में ही लिख दो, या फिर इक्वेशन में मत लिखो, अलग से ब्रैकेट में दिखा दो, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इतनी एनर्जी रिलीज हो। मैंने यहां तक आपको बता दिया था। और उसके बाद हम लोगों ने सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हेडिंग भी डाल दी थी, तो उसके इक्वेशंस पे लिख लिए थे तीन। ठीक है। तो देखिए, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका भी मतलब वही होता है, नाम से पता चल रहा है कि अगर हमें, मान लीजिए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स, और हम इन तीनों इलेक्ट्रॉन को एक एक करके इस एटम में ऐड करना चाहते हैं। तो जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगी। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करोगे तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी, और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करवाओगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी। तो हमें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर द एनर्जी इन्वॉल्व्ड in succession when the electrons are added one by one to the valence shell of the same element. लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो सक्सेसिव वैल्यूज होती हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की, ये और भी ज्यादा रिलीज होती जाती हैं, या ये और कम रिलीज होती हैं, या ये उतनी ही रिलीज होती हैं हर बार। बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, देखते हैं आपको याद है। The values of successive ionization enthalpies goes on becoming more and more negative, या they becomes less negative. Yes, Priya. सर वो पॉजिटिव हो जाती है। Exactly. Only the first electron gain enthalpy is negative. Only the first electron gain enthalpy is released. But all the successive electron gain enthalpies are actually absorbed. क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन तो आप एक न्यूट्रल स्पीशीज के अंदर एंटर कर रहे हो। न्यूट्रल स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होता है, लेकिन एक बार आपने इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये नेट नेगेटिव हो जाएगा, और एक बार एलिमेंट नेगेटिव हो गया मतलब एनायन बन गया। अब उस एनायन में जब आप एक इलेक्ट्रॉन और दोगे, देखो मान लीजिए पहले क्लोरीन था, आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, Cl नेगेटिव बन गया, लेकिन अब इस Cl नेगेटिव को जब आप एक इलेक्ट्रॉन और दोगे तो इसके नेगेटिव और इसके नेगेटिव में रिपल्शन होगा। बट इन स्पाइट ऑफ दैट रिपल्शन इस इलेक्ट्रॉन को आप फोर्सफुली ऐड करोगे। तो जब आप फोर्सफुली ऐड करोगे तो आपको एनर्जी भी देनी पड़ेगी। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको इधर दिखानी पड़ेगी, रिएक्टेंट की तरफ। यहां पे तो प्रोडक्ट की तरफ है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो रिलीज हुई है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एब्जॉर्ब हुई, और उसके बाद सक्सेसिव वाली सब एब्जॉर्ब हुई। ओनली द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, या फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक, but all the successive electron gain enthalpies becomes endothermic, they becomes positive, because all the next electrons have to be added in a negative ion against repulsion. Repulsion के against forcefully
हमें आगे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ते हैं। क्या मैंने ये रीजन लिखवा भी दिया था? नो No, सर। sir. ठीक है, तो लिखिए उसके अंदर आपने ये इक्वेशन, ये तो लिख ली ना इक्वेशंस कि पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो प्रोडक्ट की तरफ दिखा रखी होगी, बाकी आपने रिएक्टेंट की तरफ दिखा रखी होगी। लिखिए only the first electron gain enthalpy, only the first electron gain enthalpy is negative, only the first electron gain enthalpy is negative नेगेटिव के आगे ब्रैकेट में लिख लो रिलीज्ड, नेगेटिव मतलब रिलीज या एक्सोथर्मिक। Only the first electron gain enthalpy is negative, but all the successive electron gain enthalpies, but all the successive electron gain enthalpies, all the successive electron gain enthalpies, all the successive electron gain enthalpies are positive, पॉजिटिव के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए एब्जॉर्ब्ड, since after the addition of first electron, after the addition of first electron, after the addition of first electron, the element acquires a negative charge, the element acquires a negative charge, element acquires a negative charge due to which all the successive electrons, due to which all the successive electrons, all the successive electrons have to be added, all the successive electrons have to be added all the successive electrons have to be added in a negative ion against repulsion, in a negative ion against repulsion. All the successive electrons have to be added in a negative ion against repulsion. लिखना। Sir, could you please once repeat after since after? Since after the addition of first electron, एक बार यहीं पे यही वाली लाइन बोल रहे हैं ना? Since after the addition of first electron, Yes, sir. the element acquires a negative charge. The element acquires a negative charge. After the addition of first electron, the element acquires a negative charge due to which all the successive electrons have to be added in a negative ion, all the successive electrons have to be added in a negative ion against repulsion, negative ion against repulsion. Okay. ओके, तो देखिए एक बार मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट आयनाइजेशन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो रिलीज होती है, लेकिन बाकी सारी सक्सेसिव वाली एब्जॉर्ब होती हैं। बट फॉर नोबल गैसेस, अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो सिर्फ नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें इवन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक, उनमें पहली वाली भी रिलीज नहीं होती। नोबल गैसेस में तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एंडोथर्मिक होती है, फर्स्ट वाली भी पॉजिटिव होती है, जस्ट लाइक द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है,
बाकी सब कम से कम पहला इलेक्ट्रॉन लेते वक्त एनर्जी रिलीज तो कर देते हैं, लेकिन नोबल गैसेस तो पहला इलेक्ट्रॉन लेते वक्त भी एनर्जी रिलीज नहीं करती, क्योंकि नोबल गैसेस ऑलरेडी स्टेबल है। नोबल गैसेस ऑलरेडी हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट, दे आर ऑलरेडी स्टेबल, तो वो तो पहला इलेक्ट्रॉन भी नहीं लेना चाहती। अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन भी ऐड करोगे तो फोर्सफुली ऐड करना पड़ेगा, एनर्जी भी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा। सो सिर्फ नोबल गैसेस ही पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसी हैं ग्रुप 18 की जिनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी तो सेकंड वाली पॉजिटिव होती है, लेकिन इनकी फर्स्ट वाली भी पॉजिटिव होती है। बताइए बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. फर्दर लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, however for noble gases even the first electron gain enthalpy is positive. Even the first electron gain enthalpy is positive. For noble gases, even the first electron gain enthalpy is positive, since they are already stable with the complete octet. Since they are already stable with a complete octet, and even the first electron has to be forcefully added to them. Sir, please repeat after already stable. They are already stable with a complete octet. And even the first electron has to be forcefully added to them. क्लियर है? Yes, sir. देखिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हैंड रेज करिएगा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि which element of the periodic table will have the highest first electron gain enthalpy? कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे पीरियोडिक टेबल के जिनकी हाईएस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी? तो पहले तो हाईएस्ट से मतलब, मेरा मतलब है क्या? हाईएस्ट से मतलब है मोस्ट नेगेटिव, सबसे ज्यादा रिलीज। जो पहला इलेक्ट्रॉन लेते वक्त तो रिलीज करते हैं ना, नोबल गैसेस तो एक्सेप्शन है, नोबल गैसेस तो पहला इलेक्ट्रॉन लेते वक्त भी एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट पहला इलेक्ट्रॉन लेते वक्त रिलीज करते हैं। तो कौन से ऐसे एलिमेंट है जो पहला इलेक्ट्रॉन लेते वक्त सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे? हैंड रेज करिए। Which elements of the periodic table will have the most negative, most exothermic first electron gain enthalpy and why? Akhila, बताइए। Sir, halogens. Reason? Sir, जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो स्टेबिलिटी मींस वो स्टेबल हो जाएंगे, तो इसीलिए वो देखिए एग्जैक्टली दो रीजन है, एक्चुअली इसके दो रीजन है अखिला, आपने एक ही रीजन बताया है। एक तो ये याद रखिएगा कि हैलोजेंस के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोबल गैसेस जस्ट पहले ही आते हैं हैलोजन, तो हैलोजेंस के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड दे जस्ट नीड वन मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। अगर उन्हें एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए ना तो उनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी ले लेना चाहते हैं। दे आर मोस्ट रेडिली, दे कैन रेडिली एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, और जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो एक रीजन तो ये है कि दे ऑलरेडी हैव 7 इलेक्ट्रॉन एंड दे जस्ट नीड वन मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। और दूसरा रीजन ये है कि दे आर द स्मॉलेस्ट इन साइज। पीरियोडिक टेबल में साइज में सबसे छोटे होते हैं। आपको पता होगा कि आगे जाने पे साइज छोटा होता था टिल ग्रुप 17, फिर ग्रुप 18 अचानक से बड़ा हो जाता था। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट साइज में भी तो बहुत छोटे होते हैं, और जब साइज बहुत छोटा होगा तो उनका न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच भी जल्दी लेगा। ठीक है, तो हैलोजेंस का स्मॉलर साइज होता है एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनमें एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। सो दैट्स व्हाई हैलोजेंस हैव द मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट एक्सोथर्मिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सब लोगों को ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. लिखिए, स्टेटमेंट मेंशन कर लीजिए नेक्स्ट लाइन में। Halogens have the most negative
halogens have the most negative के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए exothermic first electron gain enthalpy, most negative first electron gain enthalpy, most negative first electron gain enthalpy, since not only they are smaller in size, but they have 7 valence electrons, and they just need one more electron to attain a stable noble gas configuration. Sir, please repeat. From have 7 electrons. They have 7 electrons and they just need one more electron. To attain a stable noble gas configuration. बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक जो हम ज्यादातर ओरली डिस्कस करेंगे, एक हेडिंग डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के 5 फैक्टर्स देखे थे ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हेडिंग डाल के मुझे बताइए फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेडिंग नोट कर लिया आपने? Yes. फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो, अब मैं आपको एक टास्क परफॉर्म करने के लिए दे रहा हूं, एक काम करना है आपने, अभी 5 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को। आपको याद है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के हमने कितने फैक्टर डिस्कस करे थे? सर 5। उनके नाम थे एटॉमिक रेडियाई, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आपको बस एक छोटी सी चीज करनी है, 5 मिनट दे रहा हूं, शॉर्ट में लिख भी लेना, रफ में लिखिएगा। चेक करिए कि क्या वही 5 फैक्टर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते थे, क्या वही 5 फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी इफेक्ट करेंगे? एक एक फैक्टर को एनालाइज करिएगा, क्या उनमें आपको लगता है कि वो पांचों फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करेंगे, या उन 5 में से कोई 1-2 फैक्टर ऐसे हैं जो नहीं करेंगे? और ये भी एनालाइज करिए कि उनमें से जो जो फैक्टर इफेक्ट करेंगे वो डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे या इनवर्सली इफेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उन फैक्टर्स के डायरेक्टली रिलेटेड होगी या इनवर्सली रिलेटेड होगी। पहले तो ये चेक करिए क्या वो पांचों के पांचों फैक्टर एप्लीकेबल होंगे या उन 5 में से कोई एक आध फैक्टर ऐसा होगा जो नहीं एप्लीकेबल। सो एक बार ओरली एनालाइज करिए, सारे फैक्टर रफ में लिखकर देखिए, और जो जो एनालाइज कर लें वो हैंड रेज करते जाइएगा। क्या कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला, क्या करना है? या आ गया समझ में सबको? सर आ गया। ठीक है, करिए, एनालाइज करिए कि जो फैक्टर्स आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते थे, क्या वही पांचों फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी इफेक्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो डायरेक्टली करेंगे कि इनवर्सली करेंगे, वो भी पता लगाना है। जब आप एनालाइज कर लें तो आप हैंड रेज करिएगा, फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।
ओके, सोनम और अभिनव आपने कर लिया, चलिए बाकी सब लोग भी करिए। अभी नहीं करा सबने? हैंड रेज करना है आप लोगों को जब आप कर लें एनालाइज। जो भी लगता है, तो मैंने पांचों लिख दिए, अगर आपको लगता है कि इन पांचों में से कोई एक आध नहीं करता तो वो भी देखेंगे। अनुरिमा, अपेक्षा, ध्रुव, खुशी, कृपा, कृतिका, माधव, सब लोग पूछूंगा आपसे, रितिका, श्रेया। अलीशा आप बताइए, कितने फैक्टर्स अभी आपने एनालाइज कर लिए और कितने और बचे हैं? Yes, sir. Sir, I guess atomic radii, nucleus charge, and electronic configuration. इन तीन पे डिपेंड करेगा? Yes, sir. शील्डिंग और पेनिट्रेशन पे आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए? ओके। Yes, sir. ओके, चलिए चेक करते हैं। सोनम, आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि सारा जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए डिपेंड कर रहा था, इस पे भी सब सेम ही डिपेंड करेगा, सेम ही ट्रेंड फॉलो करेगा इसके लिए भी। और रिलेशनशिप भी वैसी होगी, जो उनके साथ डायरेक्टली रिलेटेड थे वो यहाँ पे भी डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। यस सर, जैसे एटॉमिक साइज इनवर्सली रिलेटेड था, यहाँ पे भी आई थिंक इनवर्सली रिलेटेड ही रहेगा। चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं। अभिनव आप बताइए। हाँ सर, सारे फॉलो होंगे। आदित्य शर्मा। सर आई थिंक atomic radii, nuclear charge and electronic configuration. ओके, आदित्य वार्ष्णे। यस सर, सब पे डिपेंड करेगा, और सर रिलेशंस भी आयोनाइजेशन एनर्जी जैसी रहेगी। ओके, अकेला। सर सब पे डिपेंड करेगा, लेकिन कंडीशंस शायद वेरी कर सकते हैं, वो एक बार चेक करना है। ठीक है, करिए।
अनुरिमा आपने करा? Sir, I think it will depend upon atomic radii, nuclear charge, and electronic configuration. I'm not so sure about the shielding and penetration effect. मतलब अनुरिमा, अनम्यूट योरसेल्फ। अनुरिमा, क्या आपको लगता है कि चाहे हम एक एटम की s सबशेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करें या एक एटम की d सबशेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसमें दोनों में बराबर एनर्जी रिलीज होगी, चाहे s में ऐड करें या d में ऐड करें? पेनिट्रेशन इफेक्ट का आपको लगता है कि फर्क नहीं पड़ेगा, या आप मेरी बात सुन के लगता है कि नहीं, यहाँ फर्क तो पड़ना चाहिए? Sir, I think it should depend. ओके ना, तो आप सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले आपको लग रहा था कि पेनिट्रेशन इफेक्ट मैटर नहीं करेगा। मान लीजिए दो एटम है, दोनों की शेल सेम है, दो एटम है, दोनों की 4 शेल है, n = 4 है दोनों में, लेकिन एक के 4 के s में इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, दूसरे के 4 के p में होना है, तो किस में जल्दी हो जाएगा? 4 के s में जल्दी हो जाएगा या 4 के p में जल्दी हो जाएगा? P, because it is on the outer side. No, 4 के p में नहीं होगा जल्दी, 4 के s में होगा, क्योंकि s न्यूक्लियस के ज्यादा पास होती है ना, न्यूक्लियस के जो पास होगी वही तो जल्दी खींच लेगी इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ना, निकालना नहीं है। p में से निकल जाता था इलेक्ट्रॉन आराम से, क्योंकि p न्यूक्लियस से दूर होता था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऐड तो उसमें होगा ना जो मोर पेनिट्रेटिव होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। नहीं आई बात समझ में? Yes, sir, understood. ओके, तो क्या आप सब लोगों को लग रहा है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट पे भी डिपेंड करेगा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए डिस्कस करते हैं। हमने देखो इन्हें सबको अलग अलग करके नहीं लिखना, पूरा बस एक पैराग्राफ में लिखवाऊंगा, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं। देखिए एटॉमिक साइज पे तो डेफिनेटली करेगा। अगर एटॉमिक साइज मान लीजिए दो एटम है, ठीक है, बीच में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन सेंट्रली प्लेस्ड है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज एटम 1 एंड दिस इज एटम 2। तो आपको क्या लगता है कौन सा एटम का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी पुल कर लेगा, 1 और 2? सेकंड 2। और अगर ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा या कम? ज्यादा सर, ज्यादा। तो जो छोटा है साइज में वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एंड एंथैल्पी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी यही था, आयनाइजेशन एंथैल्पी वाज आल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू द एटॉमिक रेडियस। तो ये फैक्टर तो कंसीडरेशन में लेंगे और इसका वेरिएशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा वहां पे था। अब न्यूक्लियर चार्ज हमेशा तब मैटर करता है जब दो नियरली सेम साइज के एलिमेंट, मान लीजिए दो नियरली सेम साइज के एलिमेंट्स हैं, एक पे +4 यूनिट ऑफ चार्ज है, एक पे +5 यूनिट चार्ज है, बीच में एक इलेक्ट्रॉन रखा है, तो कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी पुल कर लेगा? +5। तो +5 है ना, और यही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन इन एंथैल्पी रिलीज। तो ये भी डिपेंड कर रहा है, ये वाला फैक्टर भी, और इसकी भी रिलेशनशिप ऐसे ही है। आयनाइजेशन एनर्जी भी डायरेक्टली रिलेटेड थी, इलेक्ट्रॉन इन एंथैल्पी भी डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट, इसमें शायद काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट में। आप मुझे बताइए कि दो एटम, सपोज कीजिए वी हैव 2 एटम्स, ये इसकी पेनल्टीमेट शेल में F इलेक्ट्रॉन्स है, F बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है पेनल्टीमेट में, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको पता है F में वी हैव 14 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना है इसकी वैलेंस शेल में, और ये न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली बाहर तक अच्छी तरह पहुंच नहीं पा रहा होगा, क्योंकि F ऑर्बिटल बहुत फ्रीक्वेंटली शील्डिंग करती है। बेशक वो कम शील्डिंग करते हैं लेकिन फ्रीक्वेंटली करते हैं, कोई ना कोई इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में आता रहता है, और अगर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज पहुंच नहीं पाएगा। तो क्या आपको लगता है शील्डिंग से फर्क पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन के अंदर आने पे? लगता है? यस सर। Yes. बोलो। तो जिन्हें लग रहा था कि शील्डिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, शील्डिंग पे भी डिपेंड करेगा। ये फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। ये देखना पड़ेगा कि जिस शेल में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो उसकी पेनल्टीमेट शेल कौन सी है। अगर उसकी पेनल्टीमेट शेल में बहुत अच्छे शील्डर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो और वो एस सब शेल का इलेक्ट्रॉन बीच में भी आ गया, विद इन द रूट आ गया, जिस लाइन में हम इलेक्ट्रॉन को ला रहे थे उसी लाइन में एस सब शेल का इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फिर एग्जैक्टली उस मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज वहां तक पहुंचेगा नहीं ऊपर से।
आपको पता है ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अपना रिपल्शन भी तो ऑफर करेंगे इस पे, और अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अपना रिपल्शन भी ऑफर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। तो शील्डिंग पे भी डिपेंड कर रहा है। शील्डिंग ऑब्वियसली इट विल समहाउ कंट्रोल द इनकमिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो डालेगी वो इलेक्ट्रॉन के अंदर आने पे। शील्डिंग, पेनिट्रेशन इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करेगा। अगर एलिमेंट ऑलरेडी स्टेबल है, वो हाफ फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा, या इलेक्ट्रॉन लेने की बड़ी कम टेंडेंसी होगी, उसमें मुश्किल से ऐड होगा इलेक्ट्रॉन, तो लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगी। तो ये याद रखिएगा, जस्ट लाइक द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, even the electron gain enthalpy depends upon the same 5 factors and even the relationship is same। जो रिलेशनशिप आयनाइजेशन एंथैल्पी की इन फैक्टर्स के साथ थी, डायरेक्ट या इनवर्स जो भी, वही रिलेशनशिप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की भी इन फैक्टर्स के साथ। देखिए ये एनसीईआरटी के हिसाब से आपके सिलेबस में नहीं है इसके फैक्टर्स, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो मैं इन्हें एक एक करके नहीं लिखवा रहा, जस्ट एक जनरल पैराग्राफ लिखवा देता हूं कि just like ionization enthalpy, even the electron gain enthalpy depends upon the same factors and it varies in a similar manner। ठीक है, उसका ट्रेंड भी सेम रहता है। ओके, बताओ, लिखवा दूं एक पैराग्राफ, समझ में आ गई आपको बात? यस सर। यस सर। लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में लिखिए, just like the ionization enthalpy, even the electron gain enthalpy depends upon the same 5 factors। electron gain enthalpy depends upon the same 5 factors and even their relationship is similar to the ionization enthalpy। Even their relationship is similar to the ionization enthalpy। तो मैंने आपको शॉर्ट में लिखवा दिया, हमें डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं। हो गया? यस सर। ठीक है, अब हम इनके ट्रेंड्स देखेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड एंड ग्रुप ट्रेंड। तो पीरियोडिक ट्रेंड हेडिंग डालिए, पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए अगर हम पीरियड की बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपको पता है आगे जाने पे साइज छोटा होता है, ठीक है, आगे जाने पे साइज छोटा होता है फ्लोरीन तक, और उसके बाद नियोन अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है। तो आगे जाने पे अगर साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती जा रही है या लेस नेगेटिव होती जा रही है या पॉजिटिव होती जा रही है? मोर नेगेटिव मतलब मोर एंड मोर रिलीज, लेकिन मोर नेगेटिव टिल ग्रुप 17। एज सून वी स्टेप इन ग्रुप 18 द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सडनली बिकम्स पॉजिटिव। मैंने आपको बताया नोबल गैसेस की तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 17, देन साइज छोटा होने की वजह से आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाती है, यानी कि मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है, मोर एंड मोर एक्सोथर्मिक होती जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक ग्रुप 17 की हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम ग्रुप 18 में एंटर करते हैं तो अचानक से वो पॉजिटिव हो जाती है। तो बताइए पीरियोडिक ट्रेंड समझ में आया? लिखवाऊं? यस सर। लिखिए, as we move across the period, then due to the decrease in atomic radii,
the electron gain enthalpy, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब मैं बोलता हूं ना ऐसे लिख लिया डेल्टा एच जी, then the electron gain enthalpy goes on becoming more and more negative, till group 17, goes on becoming more and more negative till group 17. But for group 18, it suddenly becomes positive. But for group 18, it suddenly becomes positive. हो गया? Yes, sir. अब ग्रुप ट्रेंड हेडिंग डालिए, ग्रुप ट्रेंड। देखिए डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली इंक्रीज होता है, और अगर एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रेगुलरली डिक्रीज होगी, यानी कि वो लेस नेगेटिव होती जाएगी, लेस एक्सोथर्मिक होती जाएगी। ठीक है, तो लिखिए ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, the electron gain enthalpy delta HEG, the electron gain enthalpy goes on becoming less negative, with a regular increase in atomic radii, regular increase in atomic radii। बताइए यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं जो 100%, हाँ जी So please repeat कर दीजिए. So on moving down the group, the electron gain enthalpy goes on becoming less negative. लेस नेगेटिव के आगे ब्रैकेट में लिख लो लेस एक्सोथर्मिक, with a regular increase in atomic radii, with a regular increase in atomic radii, with a regular increase in atomic radii। Done, sir. Thank you. देखिए अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं जो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि वो पूछा जा सकता है, वो 100% पूछा ही जाएगा। दैट इज अ कंफर्म क्वेश्चन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम में ये चैप्टर आए और वो क्वेश्चन ना आए। 100% पॉजिटिवली वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन, which out of fluorine or chlorine, which out of fluorine or chlorine will have, which out of fluorine or chlorine will have more negative electron gain enthalpy and why? Which out of fluorine or chlorine will have more negative electron gain enthalpy and why? Which out of fluorine and chlorine will have more negative electron gain enthalpy and why? लिखा क्वेश्चन? आपके स्कूल में डिस्कस हुआ था ये क्वेश्चन?
बताइए, आता होगा किसी को? एनीबडी? विद रीजन, विद एक्सप्लेनेशन। जरूरी नहीं है ये एक्सेप्शन हो सकता है मैंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया हो, लेकिन ये पूछा बहुत ज्यादा है एग्जाम में। सो बताइए कौन कौन विद रीजन मुझे बताएगा। एक हैंड रेज हुआ है, एनीबडी एल्स? और भी तो लोग हैंड रेज करा करो। कुछ बच्चों के नाम लूं जिनके कभी हैंड ही नहीं रेज होते? बताइए, नाम लेके बताऊं जिनके कभी हैंड रेज आज तक नहीं हुए? मालूम ही होगा आप लोगों को। सब लोग हैंड रेज करिए। यशस्वी, श्रेया, सागर, राग्या, कभी भी अपनी तरफ से हैंड रेज नहीं करते हैं आप लोग। जिज्ञासा, ध्रुव, देखो एटलीस्ट आप वो तो बता सकते हो ना जो आपको लगता है। आपको क्या लगता है वही बता दो, गलती तो हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, बट एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करो, कोशिश तो करो। आपको कुछ तो लग रहा होगा देख के। मैं कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देता हूँ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन होता है 1s2, या लास्ट में लिख देता हूँ, लास्ट में होता है 3s2 3p5। देख लेंगे कि एक्सेप्शन है या नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको लगता क्या है वो तो बता दो। एटलीस्ट उतना तो बता सकते हो, ये मत सोचा करो गलत हो जाएगा। स्टिल आई एम वेटिंग कि कुछ और हैंड रेज हो जाए। अर्नब चौधरी, आप बताइए आपको क्या लगता है? सर क्लोरीन होना चाहिए शायद से। मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी, क्लोरीन Yes, ज्यादा इलेक्ट्रॉन yes, sir, एनर्जी yes, रिलीज sir. करेगा। मतलब एक्सेप्शन लग रहा है आपको? यस सर। अच्छा, मैं अभी रीजन नहीं पूछूंगा, पहले मैं बाकी लोगों का भी आंसर पूछ लूं। श्रेया शर्मा। सर आई थिंक फ्लोरीन। फ्लोरीन बोला आपने, एफ? यस सर। ओके। अखिला? सर क्लोरीन। क्लोरीन, ओके। जिज्ञासा, आप बताइए लगता क्या है आपको? जिज्ञासा? राग्या? Sir, I think it's chlorine. राग्या, अगर मैं कोई रीजन पूछूं, प्रोबेबल रीजन, तो आपको कोई रीजन है माइंड में कि आपको क्यों लगता है क्लोरीन? Sir, because of nuclear charge, I think. मतलब व्हाट अबाउट न्यूक्लियर चार्ज? क्या करें न्यूक्लियर चार्ज का, थोड़ा सा बता सकते हो? Sir, chlorine has more number of electrons and protons also will be more in number. So I think the nuclear charge will be more to attract an electron. Okay. अभिनव, आप बताओ। क्लोरीन का ज्यादा होगा देन फ्लोरीन। रीजन? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है। अखिला, आप बताओ रीजन। सर फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, लेकिन क्लोरीन में एटॉमिक साइज थोड़ा बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के बाद भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं उसमें, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है। ओके, देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन इज अ स्मॉलर इन साइज एंड वी एक्सपेक्ट, देखो मैं एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं जो आप में से अभी कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है। फ्लोरीन बहुत छोटा है साइज में, फ्लोरीन इज टू स्मॉल इन साइज, फ्लोरीन बहुत छोटा है साइज में
और उस छोटे से साइज के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रहते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मतलब 9 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना उसके अंदर, तो इसके छोटे से साइज में 9 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रहते हैं, और ऐसे में हम बात कर रहे हैं 10th इलेक्ट्रॉन के अंदर ऐड करने की। आप इमेजिन करो एक छोटी सी वॉल्यूम में, एक छोटे से स्पेस में जहां पे 9 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रहते हैं, बहुत सारा नेगेटिव ऑलरेडी भरा हुआ है, तो पहले ही नेगेटिव नेगेटिव के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन चल रहा होगा, और ऐसे में आप एक 10वां इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे तो डेफिनेटली उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, और क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन से भी ज्यादा, लेकिन इसका साइज सफिशिएंटली बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से ऑल्दो इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 18 इलेक्ट्रॉन को भी विदाउट सो मच ऑफ रिपल्शंस एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, अगर फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं और फिर भी आपने एक 10th इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड कर दिया, तो जब वो 10वां इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फेस करेगा, जिसकी वजह से सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा रिलेटिव। अगर मैं F नेगेटिव और Cl नेगेटिव की बात करूं तो F नेगेटिव रिलेटिवली अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि F नेगेटिव के अंदर रिपल्शन ज्यादा चल रहे होंगे, Cl नेगेटिव के अंदर रिपल्शन उतने नहीं चल रहे होंगे। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो मैं आपसे अभी देखो, मैंने आंसर तो बताया नहीं, अभी भी मैंने आंसर नहीं बताया आपको, अभी मैंने सिर्फ एक प्रोबेबल सिनेरियो बताया है, बट आंसर नहीं बताया। अब आप मुझे बताओ, फ्लोरीन और क्लोरीन, ध्यान से सुनना, आप कंफ्यूज हो जाओगे आप, लेकिन सुनिएगा ध्यान से। फ्लोरीन और क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन जल्दी किसको ले लेना चाहिए था? किसको ले लेना चाहिए था? सर फ्लोरीन। एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड पूछ रहा हूं, एक्सपेक्टेड क्या था? फ्लोरीन को जल्दी ले लेना चाहिए था, लेकिन ले जल्दी कौन रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन नहीं, क्लोरीन ही ले रहा है। यही तो देखो, यही तो कंफ्यूजन है। फ्लोरीन को जल्दी ले लेना चाहिए था और फ्लोरीन ही जल्दी लेता भी है। समझिए इस चीज को, फ्लोरीन को जल्दी लेना चाहिए था और फ्लोरीन ही जल्दी लेता है। इलेक्ट्रॉन के लेने में एक्सेप्शन नहीं है, एनर्जी रिलीज करने में एक्सेप्शन है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा जल्दी, बिकॉज इट इज स्मॉलर इन साइज, उसका न्यूक्लियस पावरफुल है, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को जल्दी। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा तो ऑलरेडी बैठे हुए 9 इलेक्ट्रॉन से बहुत स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फेस करेगा, और रिपल्शन की वजह से अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी कम रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन के कैप्चर करने में एक्सेप्शन नहीं है, एनर्जी के रिलीज करने में एक्सेप्शन है। जनरली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी ले लेते हैं वही ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्लोरीन जल्दी ले लेगा और फ्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को जल्दी ले लिया लेकिन एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं करी। ये बात याद रखिएगा, देयर इज नॉट एन एक्सेप्शन इन टर्म्स ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के गेन करने की टर्म्स में एक्सेप्शन नहीं है, एनर्जी के रिलीज करने की टर्म्स में एक्सेप्शन। भाई आप मानते हो ना कि एनर्जी वही तो ज्यादा रिलीज करेगा जो लोअर एनर्जी पे पहुंच जाएगा, जो ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन F नेगेटिव तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन के कंपैरिजन में कम स्टेबल बनेगा, कम स्टेबल बनेगा तो एनर्जी कम रिलीज करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसने जल्दी लिया है। आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इट हैज द बेस्ट टेंडेंसी टू पुल एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को खींचने की सबसे ज्यादा पावर होती है उसके अंदर, क्योंकि साइज बहुत छोटा है, न्यूक्लियस बड़ा, इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो बहुत इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फेस करता है, F नेगेटिव अनस्टेबल हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई एनर्जी कम रिलीज करता है। अब आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो एक बार फिर बताइए, फ्लोरीन और क्लोरीन, F और Cl में से इलेक्ट्रॉन जल्दी किसको कैप्चर कर लेना चाहिए था? क्लोरीन को। और क्या फ्लोरीन ने करा कैप्चर? यस सर। करा भी उसने, लेकिन एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं करी। एनर्जी भी तो ज्यादा रिलीज करनी चाहिए थी, तो एनर्जी कम रिलीज करी, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फेस हुए, जिसकी वजह से वो अंदर आने वाला इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं फील कर पाया, अपने आप को अनस्टेबल फील करने लगा। अनस्टेबल चीज खुद हायर एनर्जी पे रेज्ड हो जाती है, इसका मतलब उसने बाहर कम एनर्जी रिलीज करी है। क्लोरीन रिलेटिव, Cl नेगेटिव रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको लिखवाता हूं इसका आंसर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। आंसर लिखिए सब लोग।
although fluorine being smaller in size, F being smaller in size, is expected to release more electron gain enthalpy, but actually its electron gain enthalpy is less negative than chlorine, since due to its extremely small size, the incoming electron in fluorine will face strong inter-electronic repulsions, by the existing electrons. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पैराग्राफ में एक लाइन और लिख लीजिए. Exactly the same exception is also exhibited in oxygen and sulfur. जो रीजन हम फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए बता रहे हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रीजन, सेम एक्सेप्शन ऑक्सीजन सल्फर के बीच में भी होता है. ऑक्सीजन साइज में बहुत छोटा होता है और फ्लोरीन सल्फर साइज में थोड़ा बड़ा होता है. तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन तो कर लेता है आराम से, सल्फर के कंपैरिजन में गेन तो जल्दी कर लेगा, लेकिन गेन करने के बाद अनस्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंटर-इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो एनर्जी कम रिलीज करता है. तो जो रीजन, जो एक्सप्लेनेशन फ्लोरीन क्लोरीन के लिए है, वही रीजन, वही एक्सप्लेनेशन ऑक्सीजन सल्फर के लिए. बताइए, आपको बात समझ में आई? सर Yes, sir. बाकी के जो छोटे इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? बाकी के कौन होते हैं छोटे, बताइए. लाइक जितने भी होते हो, लाइक और देखो, कोई नाइट्रोजन, फास्फोरस. देखो मैं बताता हूँ. इससे पीछे आने पे साइज बढ़ रहा है, वो इतने छोटे नहीं. रिपल्शन तब होगा जब बहुत छोटा साइज होगा. आपको पता है, मैं आपके सामने बनाता हूँ. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, आगे जाने पे साइज छोटा हो रहा था, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन ज्यादा छोटे हैं. ये तो फिर जैसे जैसे पीछे होगा साइज बड़ा होने लगेगा ना, बड़ा होने लगेगा तो उतना रिपल्शन नहीं आएगा. तो यही है सबसे छोटे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के. और कौन है बाकी छोटे? नीचे जाने पे फिर साइज बढ़ रहा है, आगे जाने पे भी बढ़ रहा है. नोबल गैस आ गई. फ्लोरीन के ऊपर कुछ होता नहीं है, फ्लोरीन के पीछे भी साइज बढ़ रहा है, फ्लोरीन के नीचे भी साइज बढ़ रहा है, फ्लोरीन के आगे भी साइज बढ़ रहा है. तो और कौन है छोटा? जो सबसे छोटे हैं उनमें ये एक्सेप्शन है.
ओके एवरीबॉडी, सब बताइए। Yes, sir. तो ये एक्सेप्शन फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ही होता है, और किसी में और सब में साइज बड़ा हो गया है, मतलब इतना बड़ा तो हो ही गया है कम से कम कि वो रिपल्शन इतने ज्यादा नहीं करेगा। ऑक्सीजन फ्लोरीन में इस तरह के रिपल्शन देखे गए। तो देखिए हमारी एक और प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब तो बस हमारा चैप्टर खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा और बचा है। एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे जो बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है, बस हमें उसकी डेफिनेशन डिस्कस करनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कई बार हम पहले इसे ओरली तो डिस्कस कर ही चुके हैं, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैंने कहीं लिखवाई है इसकी डेफिनेशन या नहीं, बट एट लीस्ट वी हैव डिस्कस्ड इट ओरली मेनी टाइम्स। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आपको मालूम है सब लोगों को? यस सर। दिव्यांश बताइए। Sir, it is the tendency of an element to attract the shared pair of electron towards itself. बिल्कुल सही डेफिनेशन आपने बताई। सब लोग इस डेफिनेशन को लिखिए, फिर मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। डेफिनेशन लिखिए, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट the shared pair of electron, attract the shared pair of electron towards itself, attract the shared pair of electron towards itself. It is the tendency of an element to attract the shared pair of electron towards itself. सर yes सर ये शेयर्ड पेयर का मतलब आप एक बार बताओगे? मैं बता रहा हूँ, आप डेफिनेशन लिखो, मैं समझाऊंगा फिर। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। डेफिनेशन सबने लिखी? Yes. देखो, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को इसका मतलब ना मालूम हो, नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए। आप सब लोगों को मालूम है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अ कोवेलेंट बॉन्ड, a covalent bond is always formed by the mutual sharing of valence electron. जब दो एलिमेंट अपना एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करते हैं तो हम उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सपोज करो ए और बी दो एलिमेंट हैं, ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, और दोनों इसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इस कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक बी का है। तो देखिए, क्योंकि ये जो, सबसे पहले तो दीपांशु याद रखिएगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, इसे बोलते हैं शेयर्ड पेयर, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बी भी शेयर कर रहा है और ए भी शेयर कर रहा है, ठीक है? और इस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया। तो शेयर्ड पेयर वो है जो दोनों एलिमेंट शेयर कर रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते वक्त एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, एक बी ने दिया, दोनों का मिला के एक पेयर बन गया। दैट पेयर इज कॉल्ड द शेयर्ड पेयर, या इस शेयर्ड पेयर को बॉन्ड पेयर भी बोलते हैं। बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर एक ही बात। अब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए। इट शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एज वेल एज बी, क्योंकि जितना ये ए का है उतना ये बी का भी है। दोनों बराबर शेयर कर रहे हैं ना, तो दोनों ने बराबर ही तो कंट्रीब्यूट करा है। ऐसा तो नहीं कि ये ए को ज्यादा बिलोंग करता है या बी को ज्यादा बिलोंग करता है, ठीक है? तो जब दोनों ने बराबर कंट्रीब्यूट करा है और दोनों बराबर शेयर भी कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल बीचों बीच रहना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसी एक एलिमेंट के ज्यादा पास चला जाता है, ठीक है? मतलब मान लीजिए ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा ए से दूर हो गया, बी के ज्यादा पास हो गया, तो हम कहेंगे बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। बी हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बी ने उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बीच में नहीं रहने दिया, अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन ऐसा क्यों कर लिया बी ने? बी में ऐसा क्या था कि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लिया? तो देखिए, दो चीजें हैं जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। एक तो स्मॉल साइज और दूसरा हाई न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है? छोटा साइज और ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। जैसे HCl, HCl में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास
न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 17 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा खींचने की टेंडेंसी रखेंगे एज कम्पेयर टू एक प्रोटॉन। तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा क्लोरीन के ज्यादा पास चला जाएगा, ठीक है, और हम बोलेंगे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब बताइए दीपांशु एंड एवरीबॉडी जो आज पहली बार सुन रहे थे, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई। ये डिपेंड किस चीज पे करती है, इसका आगे जाने पे वेरिएशन क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। यहां से हमारा 20 to 30 मिनट्स का चैप्टर और बचा हुआ है, ठीक है, तो हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और मैं 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भेज रहा हूँ, वो होमवर्क भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर कल मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा तो मैं आज आपको शाम तक मैसेज कर दूंगा। हाँ बोलिए सर। हाइड्रोजन साइज में छोटा होता है तो वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को जल्दी नहीं खींचेगा। साइज में छोटा होने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी होना चाहिए। दोनों चीजें कलेक्टिवली देखी जाती हैं कि सिर्फ साइज में छोटा होने से कुछ नहीं होगा, साइज में छोटा होने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी तो होना चाहिए। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छी तरह खींच ही नहीं सकता जितना 17 प्रोटॉन खींचते हैं, तो हमें दोनों चीजों का कलेक्टिव इफेक्ट देखना होता है। ओके सर, ठीक है, चलिए गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर।